हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको हर रोज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करवाते हैं। उस सीरीज में हम आपको 10 या 15 क्वेश्चन की करवाते हैं और ये जो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं ये आपकी आने वाली 29 अप्रैल जो आपकी 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी। कब होगी बच्चों? 29 अप्रैल को जो आपकी नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब आप नवोदय का पेपर देने जाएंगे तो उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 प्रश्न आते हैं। और मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूं कि अगर आप हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लगातार देख रहे हैं तो आपके ये 20 के 20 क्वेश्चन परीक्षा में सही होने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना देना चाहेंगे। अगर आप नवोदय के पेपर जैसा मॉडल पेपर चाहते हैं तो हमारी टीम द्वारा 8 मॉडल पेपर का एक सेट तैयार किया गया है। कितने मॉडल पेपर हैं बच्चों? 8 मॉडल पेपर का एक सेट तैयार किया गया है। कितने मॉडल पेपर का सेट तैयार किया है बच्चों? 8 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर? 8 मॉडल पेपर का एक सेट तैयार किया गया है जो आपको सिर्फ मिलेगा कितने में बच्चों? 299 रुपए में। कितने में मिलेगा बच्चों? 299 रुपए में। अगर आप इस मॉडल पेपर को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए। इसी पे आपको अगर हमारा मॉडल पेपर परचेज करना है तो इसी नंबर पे आपको हमें एसएमएस करना है। मैं आपको एक बार नंबर बता दे रही हूँ, 6393805613। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए रोज नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10% ब्याज की दर से किसी धन का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 4000 रुपए हो तो वह धन ज्ञात करो। क्वेश्चन में एक बार आपका फिर से रिपीट कर रही हूं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 400 रुपए हो तो वह धन ज्ञात करो। देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्याज का मतलब मैं आपको बता दे रही हूँ। किसका मतलब बताती हूँ बच्चों? ब्याज। जैसे कि आपके पास मान लीजिए आपके पास 15 रुपए है। कितने रुपए है बच्चों? 15 रुपए है। आपका एक दोस्त आया और उसने कहा कि मुझे ये जो 15 रुपए है कितने दिन के लिए उधार दे दो? 3 दिन के लिए उधार दे दो। कितने दिन के लिए उधार दे दो? 3 दिन के लिए मुझे उधार दे दो। मैं तुम्हें 3 दिन के बाद दे दूंगा। लेकिन आपने उससे क्या कहा कि मैं तुम्हें 15 रुपए 3 दिन के लिए उधार तो दूंगा, लेकिन मैं 3 दिन के बाद 15 रुपए ना लेकर के कितने रुपए लूंगा बच्चों? 20 रुपए लूंगा। कितने रुपए लूंगा? आपने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुमसे 3 दिन के बाद 15 रुपए ना लेकर कितने रुपए लूंगा? 20 रुपए। तो 20 रुपए में 15 रुपए तो आपका है ही। 15 रुपए तो आपने उसको दिया है तो वो 15 रुपए आपको वापस ही करेगा। लेकिन जो ये 5 रुपए है बच्चों, ये क्या होगा? यही आपका क्या होगा? ब्याज होगा। क्या होगा बच्चों? ब्याज। और जो ये आपको 20 रुपए मिला है ये आपको क्या होगा? मिश्र धन होगा। तो आप समझ गए होंगे मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन और साधारण ब्याज का योग। क्या होता है बच्चों? मूलधन और साधारण ब्याज का योग ही क्या होता है? मिश्र धन। और ब्याज को हम क्या कह सकते हैं? अतिरिक्त पैसा। क्या कहते हैं बच्चों? अतिरिक्त पैसा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ब्याज की दर कितना दिया गया है? 10%। तो दर बराबर कितना दिया गया है बच्चों? 10%। कितना दिया गया है? 10%। समय कितना है? 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। और मूलधन कितना है बच्चों? आपका मूलधन है 4000 रुपए। सॉरी, मूलधन हमसे पूछा है। क्या किया है हमसे? मूलधन पूछा है कि वह धन ज्ञात करो। तो मूलधन हमें नहीं पता, लेकिन हमारा साधारण ब्याज कितना है? हमारा साधारण ब्याज है बच्चों 4000 रुपए। कितना है बच्चों? 4000 रुपए। साधारण ब्याज कितना है आपका? 4000 रुपए। तो हमसे कह रहा है कि मूलधन बताइए। तो देखिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय
बटे 100। इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मूलधन मिल जाएगा। देखिए बच्चों, मैं आपको अपने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में जो भी फॉर्मूले या जो भी क्वेश्चन दे रही हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, साधारण ब्याज आपको कितना दिया गया बच्चों, 4000 रुपए। तो 4000, मूलधन नहीं पता, मूलधन को मूलधन ही लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, मूलधन ही लिख लीजिए। दर कितना है बच्चों आपका, 10%। कितना है, 10%। और समय कितना है, 4 वर्ष बटे 100। तो देखिए, 1 0 से 1 0 आपका क्या हो गया, कट गया। 4 एकम 4, ये आपको कितना आ गया, 1000। तो आपका आ गया 1000 बराबर मूलधन बटे 10, मूलधन बटे 10। अब देखिए, हम यहाँ पे एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, एक मान करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो सॉरी बच्चों, जरा आपका देखिए आ जाएगा मूलधन बराबर 1000 गुणे 10। क्या आ जाएगा, मूलधन बराबर 1000 गुणे 10। तो मूलधन आपका कितना आ गया बच्चों, मूलधन आपका आ गया 10,000। कितना आ गया बच्चों, 10,000 रुपए आपका क्या था, मूलधन था। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा। हम आपको समझाने का अपना 100% प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप भी समझने का प्रयास कीजिए। आप क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पढ़िए, देखिए उसमें आखिर कह रहा है, आप उसमें क्या कर सकते हैं। आपको अपना ब्रेन यूज करना है, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहां पे आपको अपने से ही क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो आप अपना ब्रेन यूज करेंगे। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 7 दिन में, बी 14 दिन में तथा सी 28 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 7 दिन में, बी 14 दिन में तथा सी 28 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे ये जान लीजिए, काम जो होता है वो आपका क्या होता है, समय का उल्टा होता है। क्या होता है, काम कॉमा समय का क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। समय का उल्टा होता है, काम समय का क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। जैसे अगर क्या कहते हैं, ए एक दिन में 7 काम, एक काम ए कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है। एक काम कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 1/7। क्या आ जाएगा, 1/7। तो इसी तरीके हम सबका लिख लेंगे। बी का भी कितना हो जाएगा, 1/14। सी का भी कितना हो जाएगा बच्चों, 1/28। हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी अगर 7 मिलकर करे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो देखिए, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7, तो क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 14, तो क्या हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा। और सी कितना है बच्चों, 1/28, तो क्या हो जाएगा, 1/28। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा। देखिए, मैं यहाँ आपको एलसीएम निकालने का तरीका भी बता दे रही हूँ। 7, 14, 28 ऐसे लिखेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। देखिए, 2 से काटते हैं, 7 नहीं कटेगा, 214, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं, 214। आप किससे काटते हैं बच्चों, 7 से। किससे काटते हैं, 7 से। तो 1 1 1। तो देखिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो आपका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 28। कितना आ गया, 28। देखिए, 28 का भाग 7 में देते हैं, किस में देते हैं, 7 में। कितना आया आपका, 4। अब 4 को गुणा किस में करेंगे, 1 में। कितना आ गया, 4 ही आ गया। अब देखिए, 28 का भाग 14 में देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 2। कितना आ जाएगा, 2। 2 को गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। 28 का भाग 28 में देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। फिर ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको जोड़ेंगे। देखिए, 4 2 6, 6 1 7/28,
तो 7 एक 7, 7 चौके 28, तो आपका आ गया a + b + c। जब बटे में आता है उसको हम कैसे लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बच्चों, 4। तो a + b + c मिल करके तीनों जब मिल जाएंगे उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे बच्चों, 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। जब अकेले अकेले कर रहे थे तो a कितने दिन में कर रहा था, 7 दिन में कर रहा था। b कितने दिन में कर रहा था बच्चों, 14 दिन में कर रहा था। और c 28 दिन में कर रहा था। लेकिन जब तीनों साथ आ गए तो कितना हो गया आपका, 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। जैसा कि कहा ही जाता है कि एकता में शक्ति होती है। तो देखिए जब अलग अलग कर रहे थे तो ज्यादा टाइम ले रहे थे, पर जब साथ में आ गए तो 4 ही दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। आपके जो परीक्षा होगी उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से जुड़े रहिए। इसके लिए आप दिन में 1 घंटा टाइम जरूर निकालिए, हमारे क्वेश्चंस को देखिए, उनको अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों, 7 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 हो, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 हो तो संख्या क्या होगी। कौन सी संख्या पूछ रहा है हमसे, तीसरी संख्या क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 7। हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है बच्चों, औसत बराबर फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये आपका क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है। कितनी संख्याएं हैं बच्चों, 3 संख्याएं हैं और औसत कितना दिया गया इनका, 7। तो 7 बराबर योग नहीं दिया गया है तो योग को इसे लिख लीजिए। संख्याएं कितनी है बच्चों, 3। तो योग कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखिए यहाँ पे 1 मानेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, योग का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा योग, और 7 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 21। कितना आ गया, 21। तो 3 संख्याओं का योग कितना आ गया बच्चों, 21 आ गया। फिर कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 5। तो देखिए औसत कितना है बच्चों, 5, और संख्याएं योग नहीं पता, पर संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं। तो योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, वही मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 मानेंगे, योग का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा योग, और 5 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 10। तो 2 संख्याओं का योग कितना आ गया, 10, और 3 संख्याओं का योग कितना आ गया, 21। हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या निकालने का तरीका है बच्चों, तीसरी संख्या बराबर 3 संख्याओं का योग माइनस 3 संख्याओं का योग माइनस 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग का योग। इसमें से जब आप घटा देंगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा बच्चों, आपका तीसरी संख्या आ जाएगी। तो तीसरी संख्या बराबर, तीसरी संख्या 3 संख्याओं का योग कितना है बच्चों आपका, 21। कितना है, 21, और 2 संख्याओं का योग कितना है बच्चों, 10। कितना है, 10। तो आपकी तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, तीसरी संख्या इज इक्वल 1, 2 में से 1 गए 1। तो आपकी तीसरी संख्या कितनी आ गई बच्चों, 11 आ गई। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार रिपीट करूंगी कि आप वीडियो को रिवाइज करके क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप अपने से प्रयास करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए जो 17 से बड़ी नहीं है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी। आपका क्वेश्चन कह रहा है उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए जो 17 से बड़ी नहीं है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहली बात तो आपके लिए ये
जो बच्चे नहीं जानते हैं तो उनको सबसे बड़ी बात ये पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। आप लिख तो दे रही हैं, लेकिन अभाज्य संख्या होती क्या है। कुछ लोग आपको डिफिनेशन नहीं बताते हैं, डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे नए नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर अभाज्य संख्या होती क्या है। तो देखिए, अभाज्य संख्या बच्चों वो होती है जो संख्या एक से कटे, कॉमा खुद से कटे तथा किसी अन्य से ना कटे, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या कहते हैं। मैं आपको डिफिनेशन फिर से रिपीट करना चाहूंगी। डिफिनेशन आपकी है कि जो संख्या एक से कटे, खुद से कटे तथा किसी अन्य से ना कटे, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अभाज्य संख्या कहेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्व के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लेकर चल रही हूं, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो देखिए, वो संख्या क्या हो जाएगी, 2, फिर क्या हो जाएगी आपकी 3, ये देखिए ये खुद से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी, 2 किसी और से कटेगा नहीं कटेगा। 3 के साथ भी यही कंडीशन है। 4 की अगर बात करें तो 4 देखिए बच्चों 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा। अगर 4 की बात करें तो 4 देखिए 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा और किसी अन्य यानी 2 से भी कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या। क्या हो जाएगी बच्चों, भाज्य संख्या। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 हो गया, 3 हो गया और बच्चों 5, फिर 7, दिन 11, फिर आपका आ जाएगा 13, फिर 13 के बाद क्या आएगा आपका 17। क्या आ जाएगा बच्चों, 13 के बाद क्या आ जाएगा 17, क्योंकि 14 भी किसी अन्य से कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। इनका क्या पूछा है हमसे, योग पूछा है। तो 17 से छोटी 17 तक इतनी संख्याएं हैं हमारी अभाज्य। तो योग इज इक्वल, देखिए 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, इनको क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। तो आपका योग आ जाएगा बच्चों, देखिए 3 2 5 5 5 10 7 5 5 5 10 10 7 17, 17 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 17 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 28। यहां तक कितना हो गया आपका 28। तो देखिए मैं अब ऐसे जोड़ दे रही हूँ, 28 13 17। तो देखिए 7 3 10, 10 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18। हासिल कितने बच गए आपका, 1 बच गया, 2 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5। तो इनका योगफल कितना आ गया बच्चों, 58। कितना आ गया 58। देखिए आप क्वेश्चंस को देखिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपको हमने अभाज्य संख्या की डेफिनेशन बताई है वो आपको समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए जो 17 से बड़ी नहीं है। हमें क्या करना था, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना था जो कि 17 से बड़ी नहीं है। तो देखिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी बच्चों, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर हमने इनको क्या कर लिया, ऐड कर लिया और ऐड करने पर हमारा कितना आ गया बच्चों, 58 आ गया। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों निम्नलिखित का मान बताइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान बताइए। देखिए ये आपको देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा हो, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाएंगे वहां पे आप पर परीक्षा का प्रेशर रहेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। तो आपसे ऐसी छोटी छोटी सवालें भी क्या हो जाएंगी बच्चों, गलत हो जाएंगी, जो कि आपको नहीं करना है। आपको सभी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करके जाना है। इसीलिए मैं आपको डिफिकल्ट और सिंपल दोनों तरह के क्वेश्चंस लेकर चल रही हूं और उम्मीद करती हूं आप भी हमारे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो देखिए आप यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो आप क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ लीजिए और माइनस माइनस वालों को जोड़ लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन सिंबल किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। किसका आ जाता है बच्चों, माइनस का। तो चलिए जोड़ लीजिए, प्लस प्लस वालों को मैं जोड़ती हूँ। पहले देखिए आपका इधर जोड़ दे रही हूं मैं,
43, 12 और 13, 62। इनको जोड़ते हैं। देखिए 2 2 कितना हो गया बच्चों, 4, 6 1 7, 3 3 6, 4 1 5। जोड़ने पर कितना आ गया आपका 56 74। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 56 74। अब हमें किसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है। तो देखिए 8 7 9 और 1 7 3। देखिए इनको भी जोड़ना है हमें। 9 3 12, हासिल कितना बच गया आपका 1। कितना बच गया बच्चों 1। तो देखिए 7 7 14, 14 1 15, हासिल कितना बच गया बच्चों 1। तो देखिए 8 1 9, 9 1 10। कितना आ गया जोड़ने पे आपका 10 92। माइनस का सिंबल लगाएंगे। अभी मैंने क्या बताया कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन सिंबल किसका आता है, माइनस का। तो 10 52 आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें घटाना है। क्या करना है बच्चों, घटाना है। तो देखिए 56 74 में से क्या घटाना है हमें, 10 52। तो घटाएंगे तो देखिए 4 में से 2 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 6 4। कितना आ गया घटाने पे बच्चों आपका 46 22। तो आपको 56 74 माइनस 10 52 बराबर कितना आ गया 46 22। ये आपका आंसर आ गया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो पर ऐसे ही शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ए का 90%, बी का 30% है। ए का 90%, बी का 30% है, तब ए और बी के मध्य अनुपात बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 90% बराबर बी का कितना है बच्चों, 30% है। अब देखिए अगर किसी संख्या के साथ आपको ये सिंबल लगा दिख गया, क्या लगा दिख गया, ये सिंबल, तो ये सिंबल होता है बच्चों प्रतिशत का। किसका होता है बच्चों, प्रतिशत का। अगर किसी संख्या के साथ ये सिंबल लगा है तो उसके जस्ट नीचे अगर जब उसका हर, अगर प्रतिशत का मतलब कि वह संख्या जिसका हर तो 100 होगा, लेकिन अंश कोई भी संख्या हो सकती है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रतिशत का मतलब होता है 100। क्या होता है 100। अगर आपसे पूछे कोई प्रतिशत की डिफिनेशन बताओ तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका हर तो 100 हो और अंश कोई भी संख्या हो। क्या हो, देखिए तो प्रतिशत को हम लिख सकते हैं, प्रतिशत बराबर अंश बटे 100। अंश पे आपकी कोई भी संख्या आ सकती है, कोई भी, एनीवन, मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपका हर पे हमेशा क्या रहेगा बच्चों, 100 रहेगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। आपके अंश पे कोई भी संख्या आ सकती है, लेकिन हर पे हमेशा हमेशा 100 ही रहेगा। तो देखिए ए का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा 90। देखिए अंश पे कुछ भी आया है, लेकिन हर पे क्या आएगा आपका 100 ही आएगा, बराबर बी का मतलब गुणा 30। देखिए अंश पे यहाँ पे 90 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 30। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अंश पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन हर पे हमेशा क्या रहेगा बच्चों 100। इसका परसेंटेज किसमें चेंज हो गया, सही बटे में चेंज हो गया। देखिए इक्वल पे 100 100 है तो क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। इक्वल पे ऊपर नीचे कट जाता है पर तिरछा नहीं कटता है। तो देखिए इक्वल पे मैंने 100 100 को काट दिया। अब आपका क्या बचा, ए गुणे 90 बराबर बी गुणे 30। कितना बच गया बच्चों, ए गुणे 90 बराबर बी गुणे 30। तो देखिए 1 0 से 1 0, 3 1 3, 3 तिरिके 9। तो आपका क्या बच गया बच्चों, ए गुणे 3 बराबर बी गुणे 1। हमसे क्या पूछा है, ए अनुपाते बी का मान पूछा है। क्या पूछा है, ए अनुपाते बी का मान पूछा है। बी को इधर लाते हैं और 3 को किधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं। देखिए बी उधर गुणे में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा बच्चों, भाग में, और 3 इधर गुणे में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में। तो देखिए आपका ए, भाग का मतलब क्या होता है, अनुपात ही होता है। क्या होता है बच्चों, अनुपात ही होता है। तो आपका ए अनुपाते बी कितना आ गया, 1 अनुपाते 3। तो ए अनुपाते बी का हमसे मान पूछा है। देखिए कह रहा है कि ए और बी के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के मध्य अनुपात कितना आ गया आपका बच्चों, 1 अनुपाते 3 आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके प्लीज देखिए। फिर भी ना समझ में आए तो मेरे पास कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगी। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए अपनी घड़ी को 5% हानि पर 190 रुपए में बेचता है, उसकी घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रही हूँ। ए अपनी घड़ी को 5% हानि पर 190 रुपए में बेचता है, उसकी घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको हानि पर प्रतिशत कितना दिया गया है, पहले ये देख लीजिए। हानि दी गई है आपको 5% की, और विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य। आप ये बात यहाँ से ध्यान रख लेंगे, जब भी आपका बेचना आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका कितना दिया, सॉरी मैंने विक्रय मूल्य, आपका विक्रय मूल्य दिया है 190 रुपए। कितना दिया है बच्चों, 190 रुपए। और हमसे पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य बताइए। यानी हम उसको खरीदे में कितने थे जो 190 रुपए में बेच दे रहे हैं। तो क्रय मूल्य इक्वल क्या है आपका, क्वेश्चन मार्क। क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताएंगे। क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ये आपका क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। मैं आपको इस सेशन में जो भी फॉर्मूले बताऊंगी आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। आप अपने साथ जब भी मेरा वीडियो देखा करिए, एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करिए। मैं आपको अपने इस सेशन में कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले भी बता रही हूं, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों को नोट करते हुए चलिए। देखिए हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही रहने देते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है आपका, 190 रुपए गुणे 100। अब देखिए कितने प्रतिशत की हानि हो रही है बच्चों, 5% की हानि हो रही है। तो 100 में हम क्या घटाएंगे, 5 घटा देंगे। तो देखिए घटा दिए 5, तो आपका क्रय मूल्य बराबर आएगा, देखिए 190 गुणे 100 बटे, जब 100 में से 5 घटाएंगे आपको कितना आ जाएगा, 95। कितना आ जाएगा बच्चों, 95। अब देखिए इसको 19 से काटते हैं, 19 से कन्नम 19, 19 पंचे 95 क्या हो जाएगा आपको, 19 का पहाड़ा तो आता ही होगा। 19 से कन्नम 19, 19 पंचे 95, फिर 5 दूनी 10। तो आपका क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों, क्रय मूल्य बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे 100, फिर क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 200। तो आपने वो घड़ी कितने में खरीदी थी, ए ने वो घड़ी कितने में खरीदी थी, 200 रुपए में खरीदी थी, और उसे बेच कितने में रहा था, 190 रुपए में, जिससे के कारण उसे कितने प्रतिशत की हानि हो रही थी, 5% की हानि हो जा रही थी। क्योंकि उसने 200 रुपए में घड़ी खरीदी लेकिन बेची कितने में, 190 रुपए में ही बेच दी, वो हानि पर बेच रहा है ना। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों, 200 रुपए आ गया। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गाड़ी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, कह रहा है कि यदि एक गाड़ी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, जब भी आप किलोमीटर से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या करेंगे आप, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूं, जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, 5/18 से क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। ये मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूं, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इसको नोट करके ही जाइएगा। क्या है आपका कि जब भी किलोमीटर प्रति
घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो जब आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो क्या कर देंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों 18/5 से गुणा कर देंगे। आपको मीटर प्रति सेकंड से कहां जाना है बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे तो 5/18 से गुणा कर रहे थे। अब यहाँ पे हम मीटर प्रति सेकंड से कहां जाएंगे, किलोमीटर में, तो क्या कर देंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गाड़ी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। तो देखिए चाल बराबर ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें जाना किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में जाना है ना बच्चों। तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर दीजिए। 5/18 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब 2 से कटेगा नहीं। अब देखिए आपका आ गया 42 गुणे 5/9। तो चाल बराबर आपकी आ जाएगी 5 दूनी 10, हासिल बच गए आपका 1, 5 चौके 20, 20 1 21/9 मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ गया बच्चों आपका 210/9 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इस जो मैंने आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई है इसको आप नोट करके चलिएगा। आप अगर इसको नोट करके चलेंगे तो आपका ये कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक इसको नोट कर लिया होगा। तो आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दो संख्याओं का योगफल 5 है तथा गुणनफल 6 है तो उनके व्युत्क्रमों। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम इसका मतलब होता है बच्चों उल्टा। क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब आप क्या, इसका मतलब उल्टा होता है। तो जैसे मैंने पूछा आप 2 का उल्टा बताइए, क्या बताइए 2 का उल्टा, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि 2 का उल्टा क्या होता है। तो बच्चों 2 का उल्टा होगा 1/2। क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। तो अगर आपसे कोई पूछे 2 का व्युत्क्रम बताइए, मैंने तो आपसे कहा कि आप 2 का उल्टा बताइए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 2 का व्युत्क्रम बताइए तब तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि आखिर ये पूछ क्या रहा है हमसे। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां से आप ध्यान जान जाएंगे क्या होता है उल्टा। क्या होता है बच्चों उल्टा। फिर आपसे कोई पूछे कि आप 2 का व्युत्क्रम बताइए तो क्या आप क्या कह देंगे 1/2। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि 5 का व्युत्क्रम बताइए तो क्या कह देंगे आप 1/5। तो मैं उम्मीद करती हूं आपको व्युत्क्रम का मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो संख्याओं का योगफल 5 तथा गुणनफल कितना है बच्चों 6 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो देखिए हम संख्याएं क्या मान लेते हैं, माना संख्याएं x, y है। क्या है x, y है। योगफल यानी x + y बराबर हमें दिया कितना है क्वेश्चन में 5 दिया है। कितना दिया गया है बच्चों 5। और x गुणे y बराबर कितना दिया गया है क्वेश्चन में 6। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि आप 1/x व्युत्क्रम, मैंने अभी आपको बताया व्युत्क्रम मतलब यानी 1/x और 1/y का मान बताइए, ये हमसे पूछा है। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा x गुणे y। एलसीएम का मतलब क्या होता है, हर का गुणा ही होता है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x का x में भाग करेंगे कट जाएगा, क्या बच गया आपका y। फिर y का y में भाग करेंगे ये भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं x + y/x गुणे y। तो देखिए हमें x + y है कितना हमारा 5, कितना है बच्चों 5 और x गुणे y बराबर कितना है 6। तो आपका व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया 5/6। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, व्युत्क्रम का योग बराबर योगफल बटे गुणनफल। अगर आप बिना सॉल्व करे देख के आंसर बताना चाहते हैं तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, व्युत्क्रम का योग बराबर योगफल बटे गुणनफल। देखिए वही तो हुआ है ना, जो हमारा इनका योगफल दिया था वो ऊपर है, जो गुणनफल था वो कहाँ है बच्चों नीचे है।
तो आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका इस सेशन का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग जानते हैं बच्चों कैसा बनता है, ऐसा बनता है वर्ग। ये आपका क्या है, वर्ग। इसका जो हमें क्षेत्रफल दिया है, यानी ये जो बीच का भाग है वो कितना दिया गया है, हमें 144 वर्ग मीटर। कितना दिया गया है, 144 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपका है बच्चों 144 वर्ग मीटर। कितना है, 144 वर्ग मीटर है। तो फिर हमसे पूछा है कि वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब ये जो चारों भुजाएं हैं इनका योग बताइए। क्या बताइए, इनका योग। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो पूछ रहा वर्ग का परिमाप बताइए हमसे। तो हम देखिए जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों, भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो देखिए हमारा क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया, 144। तो 144 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग। अब देखिए 144 आपको पता होना चाहिए 12 का वर्ग है। किसका वर्ग है बच्चों, 12 का वर्ग है। तो भुजा का वर्ग। और 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो देखिए वर्ग से वर्ग कट गया, आपका भुजा कितना आ गया बच्चों, 12 मीटर। कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। फिर हमसे पूछा क्या है कि वर्ग का परिमाप बताइए। तो अब देखिए हम जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4a। ए का मतलब क्या है, आपकी भुजा। 4 गुणे भुजा कहिए चाहे ए कहिए, क्या कहिए, 4 गुणे भुजा कहिए चाहे ए कहिए। तो परिमाप बराबर आपका आ जाएगा, ए का मान कितना है बच्चों, 4, वो 12 है। कितना है, 12। तो परिमाप इज इक्वल 12 चौके 48 मीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना आ गया बच्चों, 48 मीटर आ गया। इस क्वेश्चन में आपको 2 फॉर्मूले मिले, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। और दूसरा फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो मैं उम्मीद करती हूं आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है बच्चों, एंड। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताए गए समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये जो सेशन में हम आप चला रहे हैं अपने चैनल पर, ये आपकी आने वाली 29 अप्रैल को जो नवोदय विद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, वो इसके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।